जय हिंद दोस्तों। आज हम 15 एंड 16 दिसंबर 2024 विजनर्स न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। 14 दिसंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके आंसर्स हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का आंसर देखें। अभी देखो हमें पूछा क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट करने की बात चल रही है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। सबसे पहला क्या है कि भाई मोशन इम्पीचमेंट का आता है जजेस के ऊपर, तो स्पीकर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी रिजेक्टेड। क्या ये सही है? गलत है, राइट। ही कैन रिजेक्ट एज वेल एज एक्सेप्ट, उसे जो ठीक लगे वो कर सकता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और अगर पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा और डी निकल जाएगा। बचे कौन से? 3, 3 और 4, मतलब बी और सी बचा हुआ है। 3 तो दोनों में है, तो 3 हमें देखने की जरूरत नहीं है और ना ही 2 देखने की जरूरत है। इससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। डायरेक्ट 4 देखो कि हाँ भाई 4 होगा तो डायरेक्ट सी आंसर आएगा, और 4 नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा बी। ओके। 4 में क्या बता रहा गया है? इफ मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जजेस हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी मेजोरिटी क्या होगी? तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस बाय नो एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी। यस, यही हमने देखा था, राइट, कि 50% भी चाहिए, साथ ही साथ 2/3 भी चाहिए। फिर दोनों में से दोनों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सही बात है, राइट। तो 4 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ना ही 2 देखने की जरूरत है। तो आपको पता चल रहा है, राइट, कि प्रीलिम्स में हम कैसे टिक कर सकते हैं। फिर हमारा मेंस बेस्ड क्वेश्चन था ऑयल पॉल्यूशन के ऊपर। हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, बाद में न्यूज के ऊपर जाएंगे। पूछा क्या गया था कि व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, तो इसको आप इंट्रो में डाल दीजिएगा। फिर दूसरा एरिया क्या है जिसको एड्रेस करना है? व्हाट इज इम्पैक्ट्स ऑन मरीन इकोसिस्टम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मरीन इकोसिस्टम के इम्पैक्ट को बताना है। तो ये हमारा दूसरा एरिया हो जाएगा। और तीसरा क्या है? इन व्हाट वे ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली इम्पैक्ट करता है कंट्री लाइक इंडिया को। तो उसके अगेन हमें हार्मफुल इम्पैक्ट ही बताने हैं, बट पूरे के पूरे अभी ओवरऑल बताना है कि पूरी कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हमें टोटल एड्रेस करने हैं। कंक्लूजन भी है, वो अलग बात है, पर क्वेश्चन में कायदे से 3 पूछा गया है। तो देख लेते हैं, चलिए। सबसे पहले ऑयल पोल्यूशन पूछा था, तो ऑयल पोल्यूशन क्या होता है? तो ये ऑयल पोल्यूशन मतलब कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय क्रूड ऑयल और ऑयल सब्सटेंसेस। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पेट्रोलियम लिख सकते हो या फिर ऑयल लिख सकते हो, मतलब आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन है नहीं। तो अपने तरीके से लिख लीजिए और फिर नीचे एग्जांपल डाल दीजिए कि भाई ऑयल स्पिल हो सकता है, ऑयल लीक हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। अभी जो सबसे पहला डायमेंशन पूछा गया था कि इम्पैक्ट क्या होता है मरीन इकोसिस्टम के अंदर, ये देखो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में, इतना राइटिंग वाइटिंग अच्छा नहीं है, बट इग्नोर कीजिएगा आप उसको, सिर्फ पॉइंट को देखिए। सबसे पहले इम्पैक्ट, तो भाई फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। यस, बिल्कुल ना, आप खुद सोचिए, अगर ऑयल कहाँ पे गिर जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको इंटेक कर लेंगे, वो मर जाएंगे। फिर उनको जो खाएंगे वो फिशेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर वो फिश, उसको बड़ी फिशेस पे और एट लास्ट हम पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इधर आप ना एक और पॉइंट लिख सकते हो, जैसे ये डिस्टर्ब फूड चेन में मैंने लिखा है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि भाई ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ जाता है, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन। ये मैंने कल का जो आंसर देखा था वहां पे लिखा हुआ था, जो ग्रुप में भेजा था, अपना आकांक्षा ने भेजा हुआ था, वहां पे उन्होंने ये मेंशन किया था बायोमैग्निफिकेशन। तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था, वो आप लिख सकते हैं। फिर ऑयल अदर उधर ज्यादा पड़ जाता है तो सनलाइट कम होती जाएगी और धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा, तो भाई डीऑक्सीजनेशन हो सकता है मरीन इकोसिस्टम के अंदर। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन भी होता है और कई बार मास डेथ भी हो जो देखने को हमें मिलती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ मरीन स्पीशीज भी, देखो यहाँ पे मैंने हल्की सी गलती की है, रिड्यूस या फिर रिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा वर्ड लिखना चाहिए था। फिर मैं लिख सकता था इम्पैक्ट ऑफ मरीन स्पीशीज रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ फिश एंड कोरल रीफ। ये मैंने आगे एक वर्ड नहीं डाला, इसलिए ये पॉइंट थोड़ा सा वेग हो जाता है, बट चलता है। बट आगे ये वर्ड होना चाहिए कि भी वो होगा तो उनके ग्रोथ वो इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और ये मैंने जाड़ जैसा बनाने की कोशिश की, ऐसे ऐसे। आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, ऐसे भी पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे राउंड करके बीच में भी दे सकते हो, बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। फिर भाई तीसरा फैसेट हमारा कि हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कंट्री लाइक इंडिया के ऊपर, जैसे कि इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारा मरीन इकोनॉमी के ऊपर या फिर ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया रैंक करता है 3rd इन फिशरीज प्रोडक्शन एंड शायद 2nd इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। मुझे तो भी ठीक से याद नहीं है, पर फिश का याद था तो मैंने लिखा था कि 3rd हमारा अगर फिशरीज का प्रोडक्शन है, और हमारी अगर ऑयल स्पिल होता जाता है, ऑयल से पोल्यूशन की वजह से हमारा वाटर कंटेमिनेट होता जाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिशेस का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये इम्पैक्ट है, जिससे ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। आगे
फिर इम्पैक्ट करेगा रिच बायोडाइवर्सिटी को, जैसे कि ट्रांस माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ पे बहुत सारी आती है, उनका रूट खत्म हो जाएगा, वो आएंगे ही नहीं हमारे यहाँ पे अगर आप खराब करते हो तो, ठीक है। फिर कंटेमिनेट करेगा हमारे ग्राउंड वाटर को, क्योंकि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ पानी में ही पॉल्यूशन जा रहा है, ऑयल जा रहा है, ग्राउंड में भी जा सकता है, राइट, कहीं पे भी जा सकता है, इट इज जस्ट एन ऑयल पॉल्यूशन। और इवन यमुना रिवर का जो हमारा है, इतनी पॉल्यूटेड रिवर है कि उधर का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा पॉल्यूट हो चुका है, वो कंटेमिनेट हो चुका है, तो उसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। और एट लास्ट एडवर्स इफेक्ट करेगा हमारे टूरिज्म सेक्टर को। फिर भाई आगे भी जा सकता है कि भाई ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट करेगी पूरी ह्यूमन लाइफ की। फिर रूरल इकोनॉमी जो इसके ऊपर बेस्ड है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। फिशरीज सेक्टर के ऊपर जो बेस्ड लोग हैं, फिशर्स हैं, फिशरमैन, उनकी लिवलीहुड पे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बहुत कुछ पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने खुद सोचा था, फिर मैंने नहीं लिखा क्योंकि लिमिटेड लिखना होता है, 150 वर्ड है, तो आपको जो सूझा जो अच्छा लगा वो लिखिए। और फिर एट लास्ट कंक्लूजन में क्या है कि भाई हालांकि बुरा हो रहा है, बट इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑयल पोल्यूशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, फिर हमारा वाटर एक्ट और वन हेल्थ अप्रोच, इन सब के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल पोल्यूशन के केसेस को हम कम करें, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन का कुछ ज्यादा सोचने का नहीं था, बस आपको देखो ध्यान का रखना है, जो भी पॉइंट लिख रहे हो ना, पॉइंट भले ही आपका एकदम ओके ओके पॉइंट हो, कुछ खास ना हो, बट आपके पास एग्जाम्पल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब जो आप बता रहे हो, जैसे मैंने इकोनॉमी का एग्जाम्पल बताया कि भाई इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैंने नीचे बताया क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो उसका एविडेंस मिल गया कि भाई क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि हाँ भाई पढ़ सकता है। फिर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का मैंने बताया कि भाई खराब हो जाता है, नीचे मैंने यमुना रिवर लिख दिया, एक छोटे से पॉइंट की वजह से आपका कितना अच्छा हो गया वो। तो आदत ऐसी रखिए कि जो चीजें आपको पता है ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नहीं पता है कि रिवर हमारी पॉल्यूट होती है, आपको पता ही है, बस आपको उधर लिखना है, उसको बस कनेक्शन बिठाना, लिंकेज करना याद रखिए कि किस जगह में क्या पॉइंट डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, ठीक है। चलिए, और कंक्लूड भी भाई, ये आपको पॉल्यूटर पे भी पता है और वन हेल्थ अप्रोच भी पता है, तो लिखिए जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज है, आंसर में आपको वही लिखना होता है। किसी का भी आंसर अलग हो सकता है, अभी मेरे से आप आकांक्षा का देख लीजिए, जो उन्होंने आंसर भेजा है जो ग्रुप में, बहुत अलग आंसर है हम दोनों का, बट दोनों का सही है। आप लिखोगे आपका भी अलग हो सकता है, बट सही होगा, इसलिए कॉपी मत कीजिएगा कभी भी। ये मैं खुद लिख के इसलिए बताता हूँ कि भाई आपको वर्ड लिमिट पता चले, कितना लिखना चाहिए, और कैसे बुरे पॉइंट भी लिख देते हैं। अभी देखो ये पॉइंट है मेरा, इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, बट फिर भी है ना। वैसे आपको भी एकदम आइडियल आंसर नहीं लिखने जाना है, बस लिखना है, उसमें आप अपने अच्छे अच्छे पॉइंट डालिए, अपना नॉलेज डालिए, वो इनफ होगा। चलिए, अभी हम न्यूज़ को कवर करते हैं आज की। हाँ, ये आज के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, ये प्रीलिम्स बेस है और ये मेंस बेस है, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बाकी हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है, स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड किया है मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज। ओके, सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, तो भाई WTO है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है मोस्ट फेवर्ड नेशन की। बोला क्या गया है कि समझ लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें आप किसी एक को बोलते हो कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसके लिए ये मैं फेवर करूंगा, या फिर इसके लिए ये मैं करूंगा, आप वही चीज सबके लिए कर दो, वो होता है मोस्ट फेवर्ड। मतलब कि इंडिया अगर स्विट्जरलैंड का मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड बताएगा कि भाई इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, इसके लिए मैं टैक्स को रिड्यूस करता हूँ 5%। ओके, तो आपने इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया है, राइट। अभी यही प्रिविलेज आपको सबको देना पड़ेगा ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे। तो इट इज जस्ट लाइक कि आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है उसको कुछ फेवर दो, और वही फेवर फिर सबको दे दो, दैट्स इट। मोस्ट फेवर्ड का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट, जबकि ये है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दी और वो सबको दे दी, फिर मतलब इक्वलिटी रख दी, ठीक है, स्पेशल इक्वालिटी वी कैन से दैट। तो देखो क्या लिखा है, फेवरेबल ट्रेडिंग टर्म्स ग्रांटेड बाय वन WTO मेंबर टू अनदर मस्ट बी एक्सटेंडेड टू ऑल द WTO मेंबर, मतलब सबको प्रिविलेज दिया है ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। पर्पस क्या है, इक्वलिटी मेंटेन करना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। मोस्ट फेवर्ड नेशन की प्रायोरिटी क्या रहती है, तो गेट्स प्रिंसिपल जो हमारे हैं, सॉरी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस के प्रिंसिपल, उसका आर्टिकल 2 और ट्रिप्स का आर्टिकल 4, वहां पे ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की गई है। ओके, समझ गए होगे, राइट। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को देना है, फिर वो सबको दे देना है कि हाँ भाई सबको मैं यही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने मना क्यों कर दिया कि भाई हम ये हटा रहे हैं, दिक्कत क्या आई उनको, जनवरी से हटाने वाले हैं,
तो नेस्ले कंपनी जो है, अपना जो मैगी बनाती है नेस्ले कंपनी, उनका हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस, कुछ टैक्सेस के रिलेटेड, ठीक है। और उसमें जो जजमेंट आया वो उनके अगेंस्ट आया। और नेस्ले जो कंपनी है वो बेस्ड है, नेस्ले कंपनी जो बेस्ड है वो है स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड को लगा कि यार इंडिया ठीक से पालन कर नहीं रहा है, हमारा जो एग्रीमेंट साइन है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, फिर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले क्लॉज हैं, उनको ठीक से पालन कर नहीं रहा है, फॉलोअप कर नहीं रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है भाई, दैट्स इट, इसीलिए हट गया है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन है स्विट्जरलैंड के साथ। ये होता क्या है पता है, कि समझ लीजिए कि मैं इंडियन हूँ, राइट, मैं अभी स्विट्जरलैंड में चला जाता हूँ और मेरा उधर भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और समझ लीजिए कि स्विट्जरलैंड से मेरी इनकम हो रही है 100 करोड़, फॉर हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, ठीक है, 100 करोड़ हो रही है। अभी स्विट्जरलैंड वाले मेरे जो गवर्नमेंट है इस 100 करोड़ के ऊपर टैक्स लगाते हैं कि यार आपकी इनकम हुई है, टैक्स तो भरना पड़ेगा। और इधर जो मेरी इनकम हुई है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कि यार आपने 100 करोड़ कमाया तो है स्विट्जरलैंड से, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इधर हुआ क्या कि मुझे स्विट्जरलैंड में भी टैक्स देना पड़ा और इंडिया में भी टैक्स देना पड़ा, तो मेरा टैक्स क्या हो गया, डबल हो गया, डबल टैक्स हो गया। तो बस कंट्री इसी को देखती है कि भाई कौन सी दो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे हमारे दोनों के सिटीजन अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं और उनको दिक्कत आ रही है कि डबल टैक्स भरना पड़ रहा है, तो दोनों एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। समझ आ गया राइट, कि पहले डबल टैक्स लगा, अब उसको अवॉइड करना है, उसका एग्रीमेंट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो हमारा स्विट्जरलैंड के साथ भी साइन है ऑलरेडी कि डबल टैक्स ना भरना पड़े। इसमें होता क्या है इन शॉर्ट, कि जो पर्सन है ना उसको बोल दिया जाएगा कि यार भले ही आपने 100 करोड़ कमाई, एक काम कीजिए, या तो सिर्फ इंडिया में भर दीजिए या तो सिर्फ स्विट्जरलैंड में भर दीजिए, और जिधर भी भैया हो उधर के कागज आप अपने पेपर्स लेके आ जाना, कागज लेके आ जाना कि देखो मैंने उधर भर दिया है, तो हमारे यहाँ आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने कब से साइन कर रखा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो 1994 में हमने ट्राई साइन करके रखा हुआ है। और अंडर कौन से एक्ट के अंदर, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी देखो क्या क्या नुकसान होंगे अगर ये हटा देते हैं। तो पहले देखो 5% टैक्स लग रहा था, अभी 10% टैक्स लगेगा हमारे। फिर स्विस इन्वेस्टमेंट है, उधर भी दिक्कत आएगी क्योंकि हमारे ना FDI बहुत अच्छा खासा आता है स्विट्जरलैंड से, बट अभी इसको इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि टैक्स बढ़ गया है ना। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो क्लॉज है उसका फिर से इवैल्यूएशन होगा कि यार अभी ये जो हमने दिया हुआ था उसको यार हटा दीजिए, ये नहीं चलेगा। बट हाँ, डू रिमेम्बर, जो हमारा यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो एक तो ये स्विट्जरलैंड आती है, ठीक है, फिर एक नॉर्वे आते हैं, नॉर्वे, फिर एक आइसलैंड है, और एक है लिस्टेनसिन, ऐसा कुछ कंट्री है यार, बहुत हार्ड नेम है उसका, ऐसा कुछ है लिस्टेनसिन। ओके, तो ये 4 कंट्री आती है टोटल यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, जो हम साइन करने वाला, अब कामकाज चल रहा है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ओके, अभी देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-2 साल में अल्टरनेटिवली WTO के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, हर साल आता है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, तो पॉसिबल है कि अभी आ जाए कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हटाया है वो क्या है, क्या इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया ऑलरेडी किसके साथ ये क्लॉज रखता है। पहले ना हम पाकिस्तान को भी ये क्लॉज दिए हुए थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का, फिर जब हमारा अटैक हुआ, अपना उरी अटैक, तब हमने उसको रिमूव कर दिया कि यार हटाइए, हम इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को हम ट्रिपल करने वाले हैं बाय 2030। अभी ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। जैसे देखिए रेफरेंस के लिए 2018 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई एनर्जी की क्या कंडीशन है न्यूक्लियर एनर्जी की इंडिया में। ये 2030 का टारगेट तो ठीक है भाई, हमने बनाया हुआ है कि हमारा विजन भी है कि भाई विजन डॉक्यूमेंट फॉर अमृतकाल, ठीक है। बट मेन अभी के लिए क्या चल रहा है, तो जितनी भी टोटल एनर्जी जनरेशन है हमारी उसमें 3% जितना न्यूक्लियर जनरेशन है, और ये 5th लार्जेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, ये मतलब ये 5th लार्जेस्ट अगर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया के अंदर, तो लार्जेस्ट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको पता है तो बता देना कि लार्जेस्ट हम कहाँ से लेके आते हैं, कितना जनरेट होता है। तो 7 पावर प्लांट है हमारे पास, और 24 रिएक्टर से, उससे हम टोटल अप्रोक्सीमेटली 8000 मेगावाट जितना पावर जनरेट करते हैं। अब ये पावर प्लांट और रिएक्टर क्या होता है, देखो एक बड़े से एरिया में जो होता है उसको पावर प्लांट बोलते हैं, और फिर रिएक्टर क्या होते हैं, ये आपने फोटोज में देखा होगा ना, ऐसा ऐसा वो होता है, बड़े बड़े टनल जैसा, ये इसको रिएक्टर बोलते हैं। ये बस, तो 24 हमारे पास रिएक्टर है टोटल 7 पावर प्लांट के अंदर। क्यों भाई जरूरी है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे पहले तो डिमांड बहुत ही बढ़ रही है एनर्जी की,
इसलिए ज़रूरी है। इंडिया सून थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने वाला है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो हमारे पास है ही। फिर लिमिटेड फॉसिल फ्यूल रिसोर्स है, हमारे पास ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल नहीं है। हम नेचुरल गैस 60% जितना इंपोर्ट करते हैं, ऑयल जो क्रूड ऑयल हमारा आता है वो 85% जितना इंपोर्ट करते हैं। तो पूरा हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो जितना हो सके अगर न्यूक्लियर हम जनरेट करते हैं तो हमारे लिए फायदा होगा। फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि इससे इमिशन कम होता है कंपेरेटिवली। आप गैस और फॉसिल फ्यूल ये सब जलाते हैं, उससे कंपेयर में बहुत इमिशन कम होगा, इसलिए भी ज़रूरी है। तो हमें ये नेट जीरो इमीटर बाई 2070 टारगेट है हमारा, उसमें ये हेल्प कर सकता है। बट स्टिल देर आर सो मेनी कंसर्न्स। देखो ये कंसर्न्स में हम देखें तो भाई रॉ मटेरियल पहले तो हमारे पास नहीं है। अपना ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चलाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, यूरेनियम चाहिए होता है। हमारे पास यूरेनियम भी तो नहीं है, तो कैसे चलेगा, वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इसकी अप फ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होती है कि एक बार आपको सेटअप करना है ना, बहुत पैसा लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर चलता रहेगा सालों साल, बट जो शुरुआत में लगा ना उसका क्या। फिर वही रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत जनरेट होता है, और उसका तो देखो डिस्पोजल भी बहुत हार्ड हो जाता है। और कई बार आप ठीक से ना कर पाओ तो डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर काफ़ी फेमस है। चेरनोबिल कहाँ पे, तो यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उधर डिजास्टर हो गया था। फिर 2011 में फुकुशिमा में डिजास्टर हुआ था। फुकुशिमा कहाँ पे है, फुकुशिमा तो जापान में है। देखो हुआ क्या, जापान में आ गया अर्थक्वेक, और उसी अर्थक्वेक के चलते जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी इम्पैक्ट पड़ा और उधर भी डिजास्टर हो गया। तो न्यूक्लियर पावर होना अच्छी बात इतनी भी नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो पूरी आप उधर की पॉपुलेशन को एक बार में इम्पैक्ट कर दोगे। इवन आप ना एक वीडियो देख लेना, मुझे अभी क्रिएटर का तो नाम याद नहीं है, बट एक विलेज है जादूगोड़ा करके, जादूगोड़ा, उसका वीडियो है, बस वो आप देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी के चलते कितना इम्पैक्ट पड़ता होता है। ये जादूगोड़ा विलेज है, सिर्फ आप उसका वीडियो देखना यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा कि वो जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं, मतलब वो जो पावर जनरेशन करते हैं ये वो, उसके चलते जो उधर विलेज की पॉपुलेशन है ना उसको कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। उधर हॉस्पिटल से अब उधर की जो पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल पैदा हो रही है, हमारे इंडिया का है, तो देख लेना आपको काम आएगा। ओके, लेट इट बी। स्टेप्स क्या क्या है जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो हमने फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है भावनी यूजिंग यूरेनियम 233। कहाँ पे है ये, तो कलपक्कम तमिलनाडु। फिर हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 2015 लेके आए हैं जो एनेबल करता है जॉइंट वेंचर्स को इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ। और फिर हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी बनाया है। 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मतलब सिंपल है कि 3 स्टेजेस में हम एनर्जी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, यूरेनियम को यूज़ करेंगे, फिर उसमें से कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट यूज़ करके फिर यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे, और फिर एट लास्ट हम थोरियम और यूरेनियम को यूज़ करेंगे। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है इसलिए मैं इधर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ओवरऑल आप देख लीजिए कि कुछ ऐसा है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये दोनों चीज़ हो गई है, नीड भी हो गई और कंसर्न्स भी हो गए। अब अगर देखो 2018 का आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो एनर्जी ग्रोइंग नीड्स हो रही है, ठीक है, वो है। फिर है फैक्ट्स एंड फियर्स क्या क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के, तो ये आप इधर लिख पाओगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है आरबीआई ने इंक्रीज किया है लिमिट फॉर कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन। कोलैटरल फ्री मतलब कि आपको कुछ गिरवे नहीं रखना है, आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएगी लोन। पहले जो इसकी लिमिट थी वो 1.6 लाख जितनी थी, 1.5 1.6 जितनी, अभी इसको बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। और ये लोन जो होती है वो दूसरी सारी जो अलाइड एक्टिविटीज़ भी होती है उसकी एग्रीकल्चर की, उसको भी कवर अप कर लेती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जनवरी से होने वाला है। और जो इसके लिए ना ये सबको अवेयरनेस आए, इसके लिए गवर्नमेंट कैंपेन्स भी चला रही है कि भाई पता चले फार्मर्स को कि भाई लोन को बढ़ा दिया जा रहा है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इन दिस लिमिट का, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फार्मर के पास इंस्टेंट क्रेडिट पैसा लेने के लिए आ जाएगा कोई माध्यम कि हाँ भाई वो पैसा उठा सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको पास कैपिटल ही नहीं होती है कि वो फार्मिंग करे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आप देखिए तो 86% जितने स्मॉल एंड मार्जिनल है। फिर जो लोन का डिसबर्समेंट होता है वो भी थोड़ा इजी हो जाएगा, लोन की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, और ज़्यादातर लोगों को पता भी चलेगा इसके थ्रू कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स भी मिलती है। जो हमारा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है ना वैसा ही क्रेडिट कार्ड है, बट किसान के लिए, उनको जो चीज़ें लेनी होती है उनके लिए काम आता है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही क्या है कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है
वो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जुड़ी हुई रहे, दैट्स इट। बट स्टिल देयर इज इश्यूज, जैसे कि जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए होता है कि वापस उन्हें पैसा शॉर्ट टर्म में ही चाहिए होता है। फिर फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है कि आप सोचिए लोन तो मैंने ले लिया है, बट अगर मेरा जो यील्ड है वही इतना नहीं है, मैं पैसा कमा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं चुका कैसे पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मुझे फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सॉरी, इनफॉर्मल सेक्टर से भी पैसा उठाना पड़ता है कई बार। और इवन कई बार ऐसा होता है कि वो भी चुका नहीं पाते हैं। इसलिए जो फार्मर की कंडीशन होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। हर बार नहीं होता है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट की सारे के सारे इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, बस उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो बहुत ही पुअर है। साथ ही साथ जो फार्मर की अवेयरनेस है वो भी बहुत पुअर है। इसमें भी ना आपको डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है कि जो जो नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर के जो फार्मर है वो तो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, पर बाकी के जो एरियाज के फार्मर है, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटक साइड आप चले जाइए, उनको आधी भी स्कीम्स का फायदा नहीं मिल सकता है, नहीं नहीं मिलता है। मिल तो सकता है, बट वो उतने अवेयर नहीं है। साथ ही साथ उधर की जो गवर्नमेंट है वो भी इतना डिलिबरेटली फोकस नहीं कर रही है कि हमें भी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसलिए दिक्कत आती है, ठीक है। इसीलिए तो फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी क्या जरूरत है कि भाई काम धंधा छोड़ के चलो प्रोटेस्ट करें। पॉलिटिकल भी होता है, बट अलग बात है वो। चलिए, अदर इनिशिएटिव क्या है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने लिए हुए हैं, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जोड़ के हमने क्रेडिट सोसाइटीज की भी इस्टेब्लिशमेंट किया कि भाई ये भी आपको पैसा देंगे ग्रास रूट लेवल पे। फिर किसान क्रेडिट कार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेके आए कि जो भी आपको लोन दे रहे हैं उसमें आपको हल्का सा इंटरेस्ट का सबवेंशन मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट उसको भुगत लेगी, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिर हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आए हैं, ठीक है। फिर हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मिशन है, नेशनल एग्री मिशन। फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। फिर हमने भाई नैनो फर्टिलाइजर्स बनाए हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स या नैनो यूरिया, फिर नैनो डीएपी, नैनो एनपीके। फिर गवर्नमेंट की वो बीमा योजना चलती है, फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना। फिर प्रधानमंत्री जय जय मतलब जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ है जो हमने ऑलरेडी लेके रखा है। फिर हम सीड लेने के लिए भी पैसा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मोल्दोवा ने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ओके, सबसे पहले सोलर अलायंस के रिलेटेड बातचीत देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 2015 में बना था, COP21 के दौरान। किन्होंने लॉन्च किया था? तो इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। और इसमें ना एक मिशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है कि टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। तो भाई हमें $1000 बिलियन जितना इन्वेस्टमेंट लेके आना है बाय 2030। फिर हमें 1000 मिलियन पीपल तक इसको पहुंचाना है, और फिर 1000 गीगावाट जितना सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना है। तो देख रहे हो ना, वाई इट इज टूवर्ड्स 1000। तो ये आपको काम आएगा, ठीक है। ये वर्ड को भी आप याद रखते हो तो भी आपको काम आएगा कि भाई हाँ ऐसा कुछ इंडिया कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो उसकी जो IC असेंबली है, उसकी सोलर अलायंस की असेंबली है, वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि वो चाहे वही होता है, वही इंप्लीमेंट करवाते हैं ISA के फ्रेमवर्क को, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 मेंबर है हमारे पास, और 16 सिग्नेटरी कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे कॉमन सेंस है कि भाई सस्टेनेबल यूज होगा हमारा, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे, हमारी एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर जो छोटी मोटी फील्ड्स होती है, फार्म फील्ड्स, उसमें हमें फायदा मिलेगा। देखो इसके लिए तो पर्टिकुलर स्कीम भी है, PM कुसुम कुसुम किसान ऊर्जा उत्थान, नहीं, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जैसी, ठीक है, कुसुम। तो ये स्कीम भी लाई कि इसमें ना हम फार्म फील्ड में सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करने देते हैं, किसी के थ्रू आपकी एनर्जी आती जाएगी। फिर वे मिटिगेट कर पाएंगे हम कार्बन इमिशन को, कि हमारा टारगेट भी है कि 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1000 मिलियन लिखा है, वो अलग बात है। पर जो हमारा पंचामृत टारगेट है ना, वो पंचामृत में ये है कि हम एक 1 बिलियन टन जितना कार्बन को रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर इंडिया का रोल एनहांस होगा क्लीन एनर्जी की तरफ, कि हमारा नेट जीरो 2017 है। फिर क्रिएट करेंगे हम ग्लोबल एनर्जी मार्केट, यस, ये सब कॉमन बातें हैं। फिर इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हुए हैं? तो हम स्केलिंग सोलर एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर यूज लिया है। फिर
ISA केयर हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उसको थोड़ा सा फायदा देते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। फिर हम सोलराइज हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को बना रहे हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा हम उसका इंक्लूजन कर पाए सोलर एनर्जी का, ये ताकि हम कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल तीनों सेक्टर को अच्छे से टारगेट कर पाएँ। और फिर एट लास्ट हमारा ग्लोबल सोलर फैसिलिटीज़ भी है, जो कि COP26 7 में हमने लॉन्च किया था। ये अक्रॉस अफ्रीका को टारगेट करता है, ठीक है? बाकी आप इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव को देखें कि भाई सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या है, तो अभी-अभी पीएम सूर्यघर हमने लॉन्च किया हुआ है, सूर्यघर। फिर ये मैंने कुसुम तो बता ही दिया, ठीक है, पीएम कुसुम। फिर हम इंसेंटिव्स देते हैं, वो भी हो गया। फिर हम सोलर का कोई प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए PLI स्कीम लेके आए हैं। तो ये सब उसके इनिशिएटिव हो गए कि नेशनल लेवल हम क्या कर रहे हैं कि सोलर का प्रोडक्शन बढ़ पाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी छोटी-मोटी न्यूज़ है, अभी कुछ खास इसमें नहीं है कि कम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट हमने साइन किया है फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूके ने, सॉरी। सबसे पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है उसी को देख लेते हैं। तो इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्रॉस पैसिफिक, ठीक है? दिसंबर 2018 में ये साइन हुआ था। यूएस ने इसमें हालांकि हटा लिया था थोड़े टाइम बाद ही, इसलिए यूएस इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अभी के लिए कौन कौन मेंबर है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रूनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। क्या होता है, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि मतलब थोड़ा सा एक दूसरे को कंसेशन देंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है देख लीजिए, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। इसमें हम बता दें कि भाई ये 1 2 3 प्रोडक्ट मान लो कि इसमें ना हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आता है इसके ऊपर का, इसमें क्या बोलता है, इसी में अगेन प्रोडक्ट ही डिफाइन होते हैं कि 1 2 3 इसमें हम टैक्स लगाएंगे, इसके अलावा किसी में भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। नॉट इन ऑल, सिर्फ ये 1 2 3 में ही लगाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या था कि कोई प्रोडक्ट में नहीं लगा रहे थे और यहाँ पे कोई ही प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, बस किसी के भी ऊपर नहीं लगा रहे हैं। फिर FTA के ऊपर आप जाओ तो आपको आता है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। फिर इसके अंदर क्या है कि FTA के भी ऊपर चले जाएंगे और टैक्स ले जाएंगे और कंजप्शन आपको थोड़े से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर सेका भी होता है, सेम टाइप का है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट। फिर इसके भी ऊपर आप चले जाते हो, फिर आपका बनता है ट्रेड यूनियन, ठीक है, जैसे वो यूरोपियन यूनियन साइन है ना कि भाई एक ही यूनियन होता है कि एक ही तरीके से काम करते हो। फिर इसके भी ऊपर चले जाओ तो आपका भाई एक ही पूरा का पूरा सिस्टम ही एक बन जाता है। यूरोपियन यूनियन में बना ही हुआ है कि सारे हमारे ट्रेड के भी एक, रूल्स भी एक, सब एक, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो FTA ये है, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। वो एक FTA साइन होता है इन सारी कंट्रीज के बीच में कि हम कुछ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, बाकी टैक्स नहीं लगाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जो कंट्रीज है वो 15% जितना GDP को मेजर करते हैं, मेजर क्या यार, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर 500 मिलियन जितने पीपल की मार्केट भी है। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो नीति आयोग ने बोला ही था, नीति आयोग के CEO ने कि भाई ज्वाइन करना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, चाइना +1 स्ट्रेटेजी जो है उसका हम पार्ट होंगे, क्योंकि ये सारी कंट्रीज भी चाहती है ना कि चाइना के अल्टरनेटिव में उनके पास कुछ हो। ऊपर से क्या है कि जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें MSME का 40% शेयर है, मोर देन 40%, इसको भी बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। बट इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है अगर बूस्ट मिल सकता है तो? देखो हम तो एक्सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, बट वो भी तो करेंगे, और इन लोगों के जो एक्सपोर्ट है वो थोड़े से हमसे चीप है, सस्ते हैं। और यही प्रोडक्ट हमारे में अगर सस्ता आ जाता है तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, इसलिए इंडिया नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने भाई अनवील किया है जल वाहक स्कीम इन इनलैंड वाटरवेज। कुछ भी नहीं है, देखिए इनलैंड वाटरवे क्या होता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत बड़ी नदियां हो या फिर कोई तालाब हो, मेजरली नदी होती है, तालाब रहने दीजिए, जो नदी होते हैं ना उसके पानी को यूज करना और गुड्स का ट्रांसफर करना, मतलब इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग रिवर वाटर। हो ही सकता है ना, आप सोचिए गंगा रिवर कितनी ही बड़ी है, आप चाहो तो आप पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक टारगेट, मतलब इजीली अपना गुड्स पहुंचा सकते हो। और ये ट्रक के थ्रू पहुंचाने से बहुत सस्ता भी होता है और इमिशन भी कम रिलीज करता है। तो बस इसी को प्रमोट करने के लिए हमने नेशनल वाटरवेज बनाया है कि मतलब पानी के रास्ते बनाए हुए हैं नदी के थ्रू, बहुत सारे हैं, और इसी को प्रमोट करना है। तो वही गवर्नमेंट स्कीम लेके आया गया जलवाहक स्कीम। इसमें क्या होता है, जलवाहक स्कीम में क्या करेंगे ये कि अगर आप इसके थ्रू अगर ट्रांसफर कर रहे हो अपने गुड को, ठीक है, तो आपको 35% जितना एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, क्योंकि आपको रिबर्समेंट मिल जाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप खुद सोचिए अगर 35 जितना मिल रहा है तो कौन किससे ट्रांसफर करेगा, मैं ट्रक से करूंगा, इससे करूंगा, डेफिनेटली इससे करूंगा, राइट। अभी
इसको कोई इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कर रहा है। इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। ये जो कोस्टल शिपिंग लिमिटेड है वो किसकी सब्सिडी है? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। इजी है। अभी हम नेशनल वाटरवेज देख लेते हैं कि कौन कौन से फेमस वाटरवेज हैं। तो देखो टोटल हमारे पास 111 नेशनल वाटरवे बनाए हुए हैं, 111 वाटरवेज हैं। कौन से एक्ट के थ्रू? तो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के थ्रू। इसमें जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा, भागीरथी और हुगली, मतलब जो मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश टू अपना बंगाल, वो सब एरिया को जोड़ता है। ठीक है, जैसे देख लिया ना, लिखा हुआ है हल्दिया टू इलाहाबाद। फिर नेशनल वाटरवे 2 है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर पड़ता है, ये दुबरी और सादिया को जोड़ता है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ठीक है, फिर हमारा 16 है जो बराक रिवर को जोड़ता है, बराक रिवर के ऊपर। ये देखो 111 है, आप 111 याद नहीं रख सकते हो, बट आपके स्टेट्स में जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और जो एकदम बड़े बड़े हैं वो भी याद रहने चाहिए। अभी देखो मैं पूछता हूँ कि लॉन्गेस्ट कौन, सॉरी यार कहाँ पे चला गया, लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो नेशनल वाटरवे 1 है, और वो कौन सी रिवर के ऊपर है? तो गंगा, भागीरथी, हुगली के ऊपर है। फिर मैं आपको जो शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो वो नेशनल वाटरवे 69 है, 69। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। सिर्फ मैं तमिल लिख देता हूँ। और कौन सी रिवर के ऊपर पड़ता है? तो मनी मुथारू रिवर के ऊपर। इसको ना हटा देते हैं एक सेकंड ना, मनी मुथारू, ये रिवर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है, दोनों आपको पता चल गया। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 एंड 69। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। देखो ये सब आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब जाके ये लोग पूछ लेंगे, तो आपको हल्का सा पता है, ये होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्रॉस रोड्स ऑफ पीस इनिशिएटिव। ये ट्राइलेटरल कंसल्टेशन चल रहा है इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में, और बीच में ये आया हुआ है। इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, तो ना हमें इस एरिया को जोड़ना है, एम टू कनेक्ट कास्पियन सी टू मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ टू ब्लैक सी। तो ये इजीली हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बस इसी के रिलेटेड बातचीत हो रही है। इसमें बस बोला ये था कि ये क्रॉस रोड से हम क्या करते हैं, जो आर्मेनिया ना उसको भी जोड़ देते हैं तुर्की, अजरबैजान और ईरान के थ्रू, तो और ज्यादा आपको फायदा, और जॉर्जिया भी है सॉरी, तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अभी आप खुद दिमाग लगा लेना कि कास्पियन सी अगर मेडिटेरियन ओशन से जोड़ने वाले हैं तो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरियन है, यहाँ पे कास्पियन है। और ब्लैक सी पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाले तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी ब्लैक है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, बीच में जो कंट्रीज आ रही है इन शॉर्ट उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, फाइन है। फिर है चरक इनिशिएटिव। चरक इनिशिएटिव, चरक किसके नाम पे है? तो जो हमारे महर्षि चरक थे उनके नाम से हमने बनाया हुआ है। जैसे मॉडर्न डे में डॉक्टर होते हैं, उनका उनके टाइम पे वो डॉक्टर थे और ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग डॉक्टर, तो इसलिए इनके नाम पे हमने बनाया है। क्या है न्यूज में, क्या है भाई, तो जो चरक इनिशिएटिव है ना, इसके अंदर हम फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को जो सफर कर रहे हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के थ्रू। कहाँ पे? तो सिंगरौली रीजन के अंदर। अभी सिंगरौली रीजन कहाँ पे आता है, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। तो देखो सिंगरौली कोलफील्ड हमारी पड़ती है सोन महानदी के मास्टर बेसिन है वहां पे एरिया में। ठीक है, अभी सोन महानदी का बेसिन कौन सा है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन से एरिया में ये पड़ रहा है? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर, और कुछ हिस्सा उसका सोनभद्र उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है। ठीक है, ये चलिए ये देख लीजिए, मेरे पास बनाई हुआ था, मुझे याद आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिए। ये ना आपकी सोन रिवर है, देखो जहाँ पे जिस एरिया की बात चल रही है ना, ये वाले रीजन की बात चल रही है, ये आपका सोन रिवर है। सोन रिवर कहाँ पे इंक्लूड ओरिजिन होती है? तो अमरकंटक हिल्स के एरिया में ओरिजिन होती है। ठीक है, फिर ये आगे जाती हुई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में जाती है, और आखिरी में पटना के एरिया में मिल जाती है अपना गंगा से। ठीक है, तो यहीं पे एरिया पे जो सिंगरौली रीजन पड़ता है, हम यहीं पे एरिया में बात कर रहे हैं, इस एरिया में यहाँ पे हमारा पड़ता है, कुछ कुछ इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना गंगा का मैप है, बट अभी मैं वो नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, बट कभी न्यूज में होगा तो हम उसको डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए वापस हमारे न्यूज में आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट इस रीजन पे कोलफील्ड के अंदर बहुत सारे डिजीजेस देखने को मिल रहे थे, तो उसी को फ्री में ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है कर्ज स्टेट। अभी देखो कर्ज स्टेट है तो हम कायदे से पूरा का पूरा मैप देखेंगे, हमने बहुत बार देखा हुआ है, पर इस बार आखिरी देख लेते हैं, और फिर तो मैं डायरेक्ट रेफरेंस ही दूंगा हमेशा इसका। तो देखो ये है अपना मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 सी पड़ते हैं। उसका कोड क्या है? तो अबला TIC, अबला TIC, या फिर दूसरा क्या है?
ABAINAC और बीच में डाल दीजिए LT। ये ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। AAA और फिर नीचे BCI आपको जोड़ना होता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं कि भाई ABAIAC और फिर AB के बीच में क्या डाल देंगे AT, या फिर आप अभी अबला TIC भी याद रख सकते हो, आपके ऊपर है। अभी इसके आखिर में जो आपका एजेंसी आता है, इस एजेंसी के साथ कनेक्शन हमारा पूरा का पूरा बैठता है ब्लैक सी का। देख लेते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे एजेंसी के ऊपर एकदम बड़ा सा सी कौन सा आता है, तो ब्लैक सी आता है हमारा, ठीक है। अब ब्लैक सी को और एजेंसी को कौन जोड़ता है, तो दो स्ट्रेट आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सी है, सी ऑफ मरमरा, और बस सी ऑफ मरमरा में दो स्ट्रेट आ जाते हैं। एक है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि ब्लैक सी ऑफ सी और मरमरा को जोड़ता है, और फिर सी ऑफ मरमरा और एजियन को जोड़ता है अपना डर्डनाल स्ट्रेट, ठीक है। इट इज बीडी। बीड़ी पीते हैं ना लोग, तो ब्लैक सी के बाजू में बी है तो वहां पे बी वाला आ जाएगा बॉस्फोरस, और आपका हो गया फिर तो बीडी ही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ब्लैक सी कैसे कनेक्टेड है, तो भाई सी ऑफ मरमरा के थ्रू कनेक्टेड है, और सी ऑफ मरमरा के बीच में दो स्ट्रेट आते हैं, बॉस्फोरस और डर्डनालस, ठीक है। ओके, डन हो गया। अभी ब्लैक सी के अंदर भी एक छोटा सा सी आता है। आप अगर जूम मारोगे तो क्या आ गया, ब्लैक सी के ऊपर एक छोटा सा सी है, सी ऑफ अजोव या फिर अजोव सी, और ये अजोव सी है वो ब्लैक सी के साथ कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है कर्ज स्ट्रेट से, ठीक है। तो डन हो गया आपका। देखो छोटे से में हम समराइज करें तो क्या होता है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव आता है, ठीक है। अजोव हमारा कनेक्टेड है कर्ज स्ट्रेट से। किससे कनेक्टेड है, तो ब्लैक सी से कनेक्टेड है। एक काम कर, पहले सिर्फ हम सीज लेते हैं, ठीक है, सिर्फ सी लेते हैं। तो पहले आता है हमारा अजोव, अजोव के नीचे आता है हमारा ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी के नीचे आता है छोटा सा एकदम मरमरा, ठीक है, और उसके नीचे आता है एजियन, ठीक है, एजियन। और एजियन क्या है, एजियन एक बड़े से सी मेडिटेरियन का पार्ट है, एक छोटा सा, ठीक है। गॉट इट। फिर इसको कौन कौन कनेक्ट करता है, तो अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्ज, फिर ब्लैक सी और मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है बॉस्फोरस, और मेडिटेरियन और एजियन को कनेक्ट करता है डर्डनालस। डन है। और अब पूरा का पूरा कैसे याद रखोगे मेडिटेरियन को, तो अबला TIC, सबसे पहले ए फॉर अल्बोरान, फिर बेलियारिक, फिर लिंगूरियन, फिर एड्रियाटिक और एजियन, और नीचे जो TIC आपका आता है वो टेहेरियन, आयोनियन और क्रेट। और मेडिटेरियन आपको बनाना कैसे है, एकदम ईजी है। देखो नीचे पहले, सबसे पहले नीचे वाला एरिया बनाएंगे कि लंबी खींचिए और फिर हल्का सा आप खड्डा कर दीजिए, फिर ऊपर लेके आइए, और फिर ऊपर ना आपको एक हल्का सा बल्ज देना है, ऐसा करके ऐसे बल्ज दे देना है, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आ गया। यही जिस पैटर्न में मैंने बनाया है उसी पैटर्न में बनाना आपका इजी पड़ेगा। फिर जो ये लेफ्ट पॉइंट था ना उधर से फिर से शुरू करेंगे, और यहाँ पे ऐसे नीचे लेकर ऐसे छोड़ देंगे, दैट्स इट। ऐसे मतलब हल्का सा टर्न देना है, दैट्स इट। और बस अब इसको जोड़ देना है। यहाँ पे अब बस ऐसे लाइन जोड़ दीजिए दोनों की, एक बल्ज के थ्रू लाइन जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर एक पिलर बना देना। ये आपका बन गया पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी। डन है कि पहले ऐसे खड्डा करके नीचे लेना है और बल्ज बना देना है, फिर और एक लेना है, और फिर उन दोनों को एक पिलर के थ्रू जोड़ देना है। दैट्स इट, ये आपका मेडिटेरियन हो गया, ठीक है। यही कोड है और इसी तरीके से आपको याद रखना है। और मेडिटेरियन ओशन किसके साथ कनेक्ट, सॉरी मेडिटेरियन सी किसके साथ कनेक्ट होता है, तो अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट होता है। किस स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होता है, तो जबराल्टर स्ट्रेट, ठीक है। चलिए डन है, पूरा का पूरा बता दिया है। अभी हमेशा अगर हमें बताना होगा ना तो मैं इसका रेफरेंस ही दूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा कि भाई ये वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। कर्ज स्ट्रेट देख लिया है, फिर है मैंगनीज। देखो सबसे पहले मैंगनीज की बात क्या की गई है कि रीडन स्टडी से पता चल रहा है कि मैंगनीज का कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है गंगेटिक प्लेन्स में ऑफ बिहार, जिसकी वजह से उस एरिया में हमें कैंसर देखने को मिल रहा है। तो वही मैंगनीज फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के ऊपर, जो कि फॉर्म करता है ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सिलिकेट्स को। मैंगनीज एसेंशियल कंपोनेंट होता है स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर। मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया के अंदर, तो वही मध्य प्रदेश है, ठीक है, MP। ऐसे जो जो मेटल्स हैं उनका आपको हल्का फुल्का जो भी न्यूज में उसको याद रख लेना है। फिर ये एसेंशियल ट्रेस होता है एलिमेंट फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, सॉरी फॉर टंग स्लिप, इट इज होम्योस्टेटिस। और ये मैंगनीज का कंटामिनेशन कैसे होता है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, फिर इग्निशियल और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, फिर हमारा साइक्लोन चीडो। ये कहाँ पे अभी हिट किया है, तो मोजाम्बिक की कैपिटल में हिट किया है। मोजाम्बिक आपको पता है कहाँ पे है, ठीक है, ये अफ्रीकन कोस्ट जहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक पड़ जाता है। यहाँ पे ही हमारा मोजाम्बिक करंट भी पास होता है, ठीक है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, साइक्लोन चीडो कहाँ पे हिट किया था,
तो मोजाम्बिक के एरिया में हिट किया था। ओके, अभी साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, कितने टाइप होते हैं, कैसे डिसमिनेट करता है, सब कुछ A to Z हमने कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो 31 अक्टूबर टू 4 नवंबर की एक वीडियो है, ठीक है। तारीख बहुत ज्यादा है क्योंकि उस दौरान छुट्टी थी। ये एक ही वीडियो है, उसको देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये साइक्लोन कैसे आता है, कौन से टाइप होते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे भी टेम्परेट साइक्लोन हो गया, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, फिर एंटी साइक्लोन हो गया। ये तीन ही मेन टाइप है, फिर उनके नाम अलग अलग होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर वो कैसे ओरिजिन होता है वो भी हमने डिस्कस, मतलब सब कुछ डिस्कस किया है A to Z। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, साइक्लोन चीडो साउथ ईस्टर्न एशियन ओशन में हुआ है, स्टॉर्म था 90 ईयर्स में, मोर देन इतना पावरफुल नहीं आया है। ये कैटेगरी 4 था। कैटेगरी 4 मतलब कौन सी कैटेगरीज बताई गई है? कैटेगरी 1 में आता है जो 150 किलोमीटर की स्पीड से हो, कैटेगरी 2 में 180 तक की, कैटेगरी 3 में 210 तक की, और कैटेगरी 5 में 250 से ऊपर का उसको बोलते हैं, और कैटेगरी 4 में कितना, तो 220 जितना। ओके, फिर हमारा डायमंड कूलिंग, देखो ये थोड़ा सा अच्छा है जानने के लिए। डायमंड क्या होता है पता है? इट इज वेरी सॉलिड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कोई भी गर्म चीज है उसमें डायमंड को टच करवा दीजिए तो क्या होगा, डायमंड वो जितनी भी हीट होगा ना वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, और जो उसके बाजू में जो चीज होगी जो एक्चुअली गर्म होगी वो हो जाएगी ठंडी, कूल हो जाएगी। तो इसी टेक्निक को बोलता है डायमंड कूलिंग, कि आपको अगर किसी चीज को ठंडा करना है ना तो वहां पे डायमंड रख दीजिए, वो डायमंड अपने आप खुद गर्म होता जाएगा और आजू बाजू की चीज होगी उसको वो गर्म नहीं होने देगा, या फिर उसकी जो गर्मी होगी, हीट होगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट्स इट, इट इज डायमंड कूलिंग। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि डायमंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा चल सकता है, तो आपको बताना है कि हाँ भाई चल सकता है, ठीक है। बाकी किसने बनाया, क्यों बनाया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है इनिशिएटिव फॉर रीशेपिंग सप्लाई चेन ऑफ फैशन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इंडिया ने 7 अदर कंट्रीज के साथ ये साइन किया हुआ है। जो फैशन सेक्टर है, ठीक है, टेक्सटाइल वाला रीजन क्या, टेक्सटाइल वाले इंडस्ट्री में, उनको बोला है कि भाई उनको हम ग्रीन करते हैं, जितना हो सके उतना रिन्यूएबल चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर और ख़राब ना हो। सप्लाई चेन को ऐसा बनाते हैं कि वो ज़्यादातर ग्रीन हो पाए, बस वही सब बातें हैं, ठीक है। ये कौन सी इसको फंड कौन कर रहा है, तो इट इज़ फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। कि इसके अंदर इन शॉर्ट हम केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे और हो सके उतना अच्छा यूज़ करेंगे ताकि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े, दैट्स इट। कुछ खास नहीं है इसके अंदर। फिर है डेजर्ट नाइट। तो भाई अरेबियन सी के अंदर इंडिया, फ्रांस और यूएई ने इसको एक्सरसाइज किया है रिसेंटली, डेजर्ट नाइट। ये जो डेजर्ट नाइट है वो क्या है, तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स शामिल हुई थी, फिर फ्रांस शामिल हुआ था और यूएई के फाइटर्स भी शामिल हुए थे, जैसे कि फ्रेंच के रफाल जेट्स थे, यूएई के F-16 थे। फिर भाई है बिरहोर ट्राइब। बिरहोर ट्राइब कहाँ पे हमें देखने को मिली है, तो झारखंड में देखने को मिलती है। दूसरे एरिया कौन कौन से है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ये एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो बिहोर लैंग्वेज बोलते हैं, और ये बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो लैंग्वेज होती है वो बिलोंग करती है मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से, विच इज ऑस्ट्रियाटिक लैंग्वेज, ठीक है। आई मीन ऑस्ट्रो एशियाटिक, मतलब ऑस्ट्रेलियन जो कंपोनेंट होता है वो भी पार्ट होता है, और जो एशियाटिक कंपोनेंट होता है वो भी पार्ट होता है। दोनों को मिला के जो बनती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक बनती है। बहुत सारी रहती है, ज्यादा अंदर हमें घुसने का जरूरत नहीं है, बस ये बिहोर लैंग्वेज बोलते हैं, मुंडा ग्रुप से बिलोंग करती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे देखो मुंडा से बिलोंग करती है तो जो मुंडारी लैंग्वेज होगी, मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं, उससे भी सिमिलर होती है। फिर हो एरिया जो है वो भी उनके बाजू में, हो जो ट्राइब होती है वो भी उनके बाजू में, तो वो भी उनसे उनके जैसी होती है, और जो संताली है वो भी उन्हीं के जैसी होती है, ठीक है। न्यूज में क्यों था, तो जो जो बिरहोर ट्राइब थी उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रही है उसमें भी पार्टिसिपेशन किया, कि ये हम इनके अगेंस्ट है, इसलिए न्यूज में था। आपको ये काम कहाँ पे आएगा कि आप लिख सकते हो कि भाई ट्राइब भी कैसे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर अपना पार्ट अभी भी दे रहे हैं, या फिर कैसे उन्होंने भी अवेयरनेस आ रही है कि भाई हाँ रिफॉर्म जरूरी है, हम पुराने रिचुअल्स के साथ बंधे हुए नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अभी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 29 नवंबर वाला वीडियो है ना, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है, बट मैं उसका यहाँ पे फोटो डाल देता हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। हम एक सेकंड में ऊपर से देख लेंगे। तो पीवीजी टीजी जो है वो किन्होंने डिफाइन किया, तो टेबर कमीशन ने पहले बोला था कि प्रिमिटिव ट्राइबल, फिर हमने उसका नाम प्रिमिटिव था इसलिए नाम बदल के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल बोल दिया। किसको बोलेंगे, जो एग्रीरियन टेक्नोलॉजी को से परे हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और जिनके अंदर लिटरेसी भी कम देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे कितनी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो भाई टोटल 75 पीवीटीजीज हमें देखने को मिलती है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो ओडिशा के अंदर है 15, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 12, ठीक है। और अंडमान निकोबार के अंदर 4 ट्राइबल ग्रुप है और चारों के चारों पीवीटीजी है हमारे, ठीक है।
ये पीवीटीजी के लिए हमने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं, तो जनजातीय गौरव दिवस है, फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा है और पीएम पीवीटीजी मिशन। ये हमने बहुत अच्छे से कहाँ पे डिस्कस किया है, तो 29 नवंबर में डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं चाहो तो। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है आखिरी हमारा डिजीज एक्स। डिजीज एक्स, एक्स क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं ना कि भाई अज्यूम कर लो एक्स है, तो बस ये भी ऐसा ही है कि डिजीज एक्स हमने अज्यूम किया है। यहाँ पे आउटब्रेक कोई अनक्लेम अनक्लासिफाइड डिजीज हमें देखने को मिल रहा है डीआरसी के अंदर, तो हमारे कंसर्न्स बढ़ रहे हैं कि यार ये डिजीज एक्स हो सकता है। एक्स होता क्या है इन शॉर्ट, कि हमें पता नहीं है कि ये कौन सा डिजीज है, ना ही इसके पैथोजन को हम जानते हैं, नहीं ये बीमारी को हम जानते हैं, बट कुछ तो बीमारी हो रही है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, इससे पहले हम बोल रहे थे कि जो कोविड-19 था ना, वो फर्स्ट इंसेंस था डिजीज एक्स के बारे में, कि भाई पता नहीं था और ऐसे आया कि भाई बवाल मचा दिया। और अभी हमें ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है डीआरसी के अंदर कि ये कौन सा डिजीज है ना, हमें पता नहीं चल रहा है। ये सबसे पहले 2018 में डब्ल्यूएचओ ने भी बताया था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है डिजीज एक्स की, पता ना हो बट आउटब्रेक फैल रहा है, तो इट इज डिजीज एक्स। इसमें होता क्या है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल डेफिनेटली, क्योंकि पता ही नहीं है हमें, और क्लाइमेट चेंज में भी इम्पैक्ट पड़ के हो सकता है ये। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये डिजीज एक्स आप सब नाम याद रखना कि भाई एक्स क्या होता है, किसने क्लासिफाई किया और मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, और आप इसको ना अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं कि भाई अगर क्लाइमेट चेंज बहुत हो जाता है या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा देते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि डिजीज एक्स भी हम देखने को मिले। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब हमारे आज के पढ़ने वाला था, और ये आज के आपके क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।